उप मुख्यमंत्री और पर्यटन, कला और संस्कृति मंत्री यानी कि दिया कुमारी ने सोमवार को सचिवालय में विभागीय समीक्षा बैठक करके विकास योजनाओं में गति लाने के निर्देश दिए। बैठक में प्रमुख शासन सचिव पर्यटन राजेश यादव और पर्यटन आयुक्त रुक्मणी रियाज सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। दिया कुमारी ने पर्यटन और संस्कृति से जुड़े प्रोजेक्ट को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर देते हुए महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट, शेखावाटी हवेलियां, ट्राइबल सर्किट, जवाहर कला केंद्र और शिल्पग्राम जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने पर्यटन स्थलों के प्रचार के लिए AR/VR शो की विस्तृत रूपरेखा भी तैयार करने को कहा। बैठक में झुंझुनू में प्रस्तावित वॉर म्यूजियम, पर्यटन ऐप, जयपुर में कॉन्सर्ट टूरिज्म के लिए भूमि आवंटन करना, हो बस सेवा, वर्ल्ड सिटी वर्क, अल्बर्ट हॉल वर्क की ई-निविदाएं, आमेर मास्टर प्लान और MHP पुष्कर प्रोजेक्ट के हालात पर भी चर्चा की। उप मुख्यमंत्री ने सभी परियोजनाओं को प्राथमिकता के साथ में आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं डिप्टी सीएम दिया कुमारी की ये तस्वीरें हैं, जहां पर तमाम जितनी भी योजना है उनको लेकर के बैठक होती है। तमाम योजनाओं का रिव्यू यहां पर किया जाता है। खासतौर पर पर्यटन विभाग पर ज्यादा फोकस रहता है। साथ ही ये भी कहा कि जो विकास परियोजनाएं अधूरी है, जिनकी गति धीमी है, उन्हें जल्द से जल्द पूरा करें। और ज्यादा जानकारी के लिए निरंजन संवाददाता हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निरंजन, इस बैठक का क्या कुछ एजेंडा रहा, क्या कुछ यहां पर दिशा निर्देश दिए गए और किस तरह के रिव्यू देने की बात कही? नुपुर, देखिए, ये पूरी बैठक जो है वो टूरिज्म डिपार्टमेंट के इर्द गिर्द ही है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने ये पूरी बैठक ली है, जिसमें पर्यटन विभाग के तमाम आला अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे। चाहे हम पर्यटन कमिश्नर रुक्मणी रियाज की बात करें, चाहे शासन सचिव पर्यटन राजेश यादव जो है वो भी इसमें बैठक में जो है वो शामिल रहे। यानी कि टूरिज्म डिपार्टमेंट आगे किस तरीके से अपने जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं पुराने, उनमें किस तरीके से डेवलपमेंट करे, उसकी तमाम बातें जो है इस बैठक में पूरी की गई। उसके अलावा कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि हम बात करें, जैसे प्रताप टूरिस्ट सर्किट है, उसका शेखावाटी हवेलियां, ट्राइबल सर्किट, जवाहर कला केंद्र, यानी कि मेन जो ध्यान है वो जयपुर का जवाहर कला केंद्र और इसके अंदर जो शिल्पग्राम है, जो अपने आप में अपनी कहानी जो है वो बताता है, इसको लेकर भी जो है उसकी प्रगति समीक्षा बैठक जो है वो की गई है। इसमें आगे किस तरीके से काम होंगे और क्या डेवलपमेंट है जो होने चाहिए थे मगर नहीं हुए, उनको लेकर तमाम अधिकारियों के साथ में यहाँ पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने पूरी बैठक ली और महत्वपूर्ण निर्णय जो है इस पूरे बैठक में जो है वो लिए गए हैं। और जो तमाम कार्य होने हैं आगामी दिनों में राजस्थान के अलग अलग पर्यटन स्थलों और अलग अलग जगहों पर, उनको लेकर जो पूरी समीक्षा बैठक है वो यहाँ पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने टूरिज्म डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ ली है। नुपुर, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन तमाम जानकारियों के लिए। तो पर्यटन विभाग को लेकर के खासा फोकस इस बैठक में रखा गया, साथ ही स्पीड पर भी जोर दिया गया। जो भी काम अधूरे हैं उनको पूरा करने पर जोर दिया गया। और अब जयपुर से खबर, जहां पर ATS IG विकास कुमार का बड़ा एक्शन देखने को मिला। ANTF टीम ने सूरत, सांचौर और जोधपुर में कार्रवाई को अंजाम दिया। तस्कर सुरेश कुमार विश्नोई को गिरफ्तार किया। कब्जे से 2.5 करोड़ का अवैध मादक पदार्थ बरामद किया गया। 1 किलो 77 ग्राम MD और 763 ग्राम स्मैक के साथ में धर दबोचा। साथ ही 50,000 रुपए के 2 इनामी रामस्वरूप और महेश गिर को भी गिरफ्तार किया। आरोपी रामस्वरूप और महेश गिर पर पुलिस अधीक्षक बाड़मेर के द्वारा 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। तो कब्जे से 2.5 करोड़ का अवैध मादक पदार्थ बरामद किया गया। कार्रवाई की तस्वीरें आप देख लीजिए। 1 किलो 77 ग्राम MD और 763 ग्राम स्मैक यहां पर जब्त किया गया। पुलिस की कार्रवाई यहां पर देख लीजिए और राम स्वरूप और महेश गिर को यहां पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस की यह कार्रवाई, आपको बता दें कि इन तमाम आरोपियों पर तकरीबन, लगभग का मैं बात कर रही हूं, 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। ATS IG विकास कुमार का बड़ा एक्शन इस कार्रवाई के तहत देखने को मिलता है। सूरत, सांचौर और जोधपुर में इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। 3 जगहों पर यह कार्रवाई की जाती है। सूरत, सांचौर और जोधपुर में तस्कर सुरेश कुमार विश्नोई को इसमें गिरफ्तार किया गया है और उसके कब्जे से 2.5 करोड़ का अवैध मादक
पदार्थ बरामद किया। एनटीएफ ने नशे के खिलाफ महासंग्राम की डगर पर धीरे धीरे अपने कदम पर मजबूती से जमाने शुरू कर दिए हैं। लगातार सफलताओं का सिलसिला जारी है, पर इनको सफलता कहना से बेहतर यह है कि नशे का जितना प्रकोप राजस्थान में है वो बहुत ही शोचनीय है और बहुत ही खेदजनक है। पिछले 24 घंटे में 3 बड़ी कार्रवाइयों के साथ हैट्रिक जमाते हुए एनटीएफ ने नशे के खिलाफ युद्ध में एक मील का पत्थर स्थापित किया है। 3 बड़ी कार्रवाइयां की गई, जिसमें पहली कार्रवाई में सांचौर इलाके से करीब 2.5 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ, जिसमें 1 किलो से ज्यादा एमडी और करीब 800 ग्राम स्मैक या हेरोइन है, वह पकड़ा गया। दूसरी कार्रवाई हुई ऑपरेशन मदमगरा, जिसके तहत 25,000 रुपए का इनामी महेश गिरी पुत्र मांगीलाल जोधपुर इलाके से पकड़ा गया। और तीसरी कार्रवाई राजस्थान राज्य से बाहर गुजरात के सूरत इलाके में हुई, जहां ऑपरेशन 7th हेवन के तहत आरोपी रामस्वरूप। और चलिए, हमारे साथ में फोन लाइन पर एटीएस आईजी विकास कुमार सीधा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सच बेधड़क पर। सबसे पहले तो आपको इस कार्रवाई के लिए बधाई। कब कैसे कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बधाई सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये बधाई पूरे राजस्थान की जनता के लिए, आप सब लोगों के लिए है, जो राजस्थान को धीरे धीरे इस नशे के दलदल से निकालकर इस नशे के धानों को ध्वस्त करने की दिशा में जिस तरीके से हम लोग धीरे धीरे और मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, इस गति को बनाए रखना है, इस लय को बनाए रखना है और बहुत जल्दी हम लोग राजस्थान को इस नशे के धानों से पूरी तरह मुक्त करेंगे। जी बिल्कुल विकास जी, साथ ही ये कहां पर कार्रवाई की जाती है और इस दौरान आप लोगों के लिए कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा? जी, ये 3 कार्रवाइयां हुई हैं। एक कार्रवाई जोधपुर शहर में की गई, शहर के बाहर की गई, जिसमें 25,000 का इनामी पकड़ा गया। दूसरी कार्रवाई सांचौर इलाके में हुई, जहां करीब 2.5 करोड़ रुपए का एमडी और स्मैक, करीब 1 किलो से ज्यादा एमडी और करीब 800 ग्राम स्मैक पकड़ा गया तस्करों के साथ। और तीसरी कार्रवाई गुजरात के सूरत इलाके में हुई, जहां से मादक द्रव्यों का एक तस्कर जो 25,000 रुपए का इनामी था रामस्वरूप, वो पकड़ा गया। 3 कार्रवाइयां एक साथ हुई, 3 अलग अलग टीमें काम करती रही। पर मैं सिर्फ यह कहूंगा कि जो दिखता है जी, वह सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग होता है। इसके पीछे महीनों की मेहनत होती है, धैर्य होता है और एक डिटर्मिनेशन होता है, संकल्प शक्ति होती है कि अपने राजस्थान को नशे के आगोश से बाहर निकालना है। युवा वर्ग जिनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है इस नशे के चंगुल में फंसकर, उनको बचाना है और लोगों को जागृत करना है। यह चेतना जगानी है कि यह नशा इस समाज का विनाश कर रहा है, एक पूरी पीढ़ी को खत्म कर रहा है। इसके खिलाफ सबको एकजुट होकर लड़ाई लड़नी है। बिल्कुल विकास जी, वाकई में आपके इस डिटर्मिनेशन को, आपकी पूरी टीम के इस डिटर्मिनेशन को बहुत बहुत सल्यूट है। लेकिन क्या ये कार्रवाई को एक संदेश के रूप में देखा जाए और एक कहीं ना कहीं भय भी उन लोगों में रहेगा जो लगातार इस तरह से इन हरकतों को अंजाम दे रहे हैं? जिस तरह से अवैध मादक यहाँ पर पकड़ा जाता है, अब वो लोग सोचेंगे दोबारा इस तरह से हरकतें करने पर? देखिए, इसमें तीन जो लाभ है तो सीधे लाभ समाज के लिए, व्यवस्था के लिए 3 बड़े प्रत्यक्ष लाभ है। पहला सबसे बड़ा लाभ है कि जो लोग इतने दिनों से इस व्यापार को कर रहे थे, इतनी बड़ी आपूर्ति नशे की खेपों की करते थे, उनके पकड़े जाने से एक बार इस आपूर्ति पे लगाम लगती है, वो सबसे बड़ा फायदा है। दूसरा है बड़ी बड़ी खेपें, जैसे 2.5 करोड़ का माल पकड़ा गया, तो इसमें इनका जो निवेश हुआ होगा, जो पैसा लगा हुआ होगा, वित्तीय रूप से बहुत बड़ा नुकसान होता है, वह एक बहुत बड़ा झटका होता है। और तीसरा जो परोक्ष है पर ज्यादा बड़ा झटका है कि इस तरह के नशे के सौदागर, जहर के व्यापारी जो स्वयंभू सरगना बन के बैठे होते हैं, अपने आप को बेताज बादशाह समझते, दुनिया को समझते कि हम कानून की परिधि से आगे हैं, हम तक किसी का हाथ नहीं पहुंच सकता, और ये धीरे धीरे समाज में रोल मॉडल बनते चले जाते हैं गलत तरीके से, तो उनका पकड़ा जाना समाज में एक पूरी पीढ़ी के लिए यह संदेश होता है कि कानून के आगे कोई नहीं है और कानून के जितने लंबे हाथ है उससे लंबी गर्दन किसी की नहीं हो सकती है। तो हर व्यक्ति कानून के दायरे में है, व्यवस्था की परिधि में है। यदि गलत करेगा तो पकड़ा जाएगा और अपनी मंजिल जेल की सलाखों तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो यह उन युवा वर्ग के लिए भी एक बड़ा संदेश है जो धीरे धीरे इस भौतिकतावाद की चमक में फंसकर जल्दी से जल्दी अमीर बनना और गलत और सही का भेद भूलकर
समाज में नशा परोसने का काम करते हैं, उनके लिए भी एक बड़ा संदेश है। बिल्कुल विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, और आप सच बेधड़क पर जुड़े उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान के नवनियुक्त मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज मुख्य सचिव कार्यालय में अपना पदभार ग्रहण किया। प्रोटोकॉल के मुताबिक पूर्व मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने नवनियुक्त मुख्य सचिव का स्वागत किया और पूजा अर्चना के साथ में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने अपना कार्यभार ग्रहण किया। आज नए मुख्य सचिव ज्वाइनिंग से पहले मोती डूंगरी गणेश जी के दर्शन करने पहुंचते हैं। कार्यभार ग्रहण करने के बाद में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी कहा और साथ ही राजस्थान को अपनी कर्म भूमि बताया। मात्र 22 साल की उम्र में वी श्रीनिवास जी ने भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा पास की और राजस्थान कैडर में शामिल भी हुए। पिछले 3 दशकों में उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार के कई महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारियां निभाई है। आपको ये भी बता दें कि राज्य सरकार के इस निर्णय को प्रशासनिक फेरबदल के अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है। भार ग्रहण करते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी शर्मा साहब का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे कार्यकुशलता में विश्वास किया है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दिया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि भारत सरकार में मैं कई वर्षों से सचिव प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग का तथा पेंशन एवं पेंशनभोगी विभाग का सचिव के रूप में कार्य किया हूं और उनकी ये निर्णय जो राजस्थान सरकार में मुझे वापस भेजने का है, ये जिम्मेदारी देते हुए मैं उनके लिए आभार प्रकट करता हूं। राजस्थान मेरा कर्मभूमि है। यहाँ पर मैं 22 साल की उम्र में आया था और कई पदों पर मैं रहा हूँ। नागौर में मेरा प्रोबेशन था तथा उसके बाद उपखंड अधिकारी के रूप में भीलवाड़ा, निम्बाहेड़ा एवं एडिशनल एरिया डेवलपमेंट कमिश्नर बीकानेर में था और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पाली एवं जोधपुर और निदेशक जलग्रहण विकास में काम किया था। इसके पश्चात जब मैं सचिव के रूप में आया था तो आयोजना विभाग, वित्त विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट्स में था और फिर अध्यक्ष राजस्थान कर बोर्ड और अध्यक्ष राजस्व मंडल के रूप में मैंने काम किया था। आज मुख्य सचिव पदभार ग्रहण करते हुए इस पद पर बहुत कद्दावर व्यक्तियों ने काम किया है। बढ़ते हैं आगे। हरियाणा के फरीदाबाद के सूरजकुंड में आयोजित उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक में राजस्थान ने इस बार अपने हितों की दृढ़ता से पैरवी की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूरी तैयारी के साथ में पहुंचे और प्रदेश के लिए यमुना जल उपलब्ध कराने, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के विस्तार और भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी को लेकर के केंद्र और पड़ोसी राज्यों के सामने मजबूत पक्ष रखा। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री यानी कि जवाहर सिंह बेटम ने बताया कि पंजाब और हरियाणा सालों से राज्यों को उसका जल हिस्सा पूरा ही नहीं दे रहे हैं और भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड में सदस्यता न होना राज्य के हितों के विपरीत है। बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा, अपराध नियंत्रण, सीमावर्ती क्षेत्रों में कोऑर्डिनेशन और विकसित भारत @2047 की दिशा में राज्यों के सहयोग पर भी चर्चा हुई। पानी के विषय में जितना माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब ने भारत सरकार के साथ सामंजस्य बिठा करके अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से एमओयू करके उनको धरातल पर लाने का जो प्लान तैयार किया, टेंडर प्रक्रिया की, काम चालू करा दिए, तो जितनी वो चिंता करते हैं राजस्थान के पानी की समस्या का समाधान हो, चाहे यमुना जल हो, चाहे इंदिरा गांधी नहर का मामला हो, भाखड़ा नांगल का मामला हो, चाहे दूसरे विषय हो, पूरे राजस्थान को पानी की दृष्टि से सरसब्ज करने के लिए उनके दिल दिमाग में प्लान है और उसी आधार पर वो बात करके उनका समाधान करेंगे। देखिए, उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन किया गया है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा साहब उस परिषद की बैठक में
भाग ले रहे हैं। मैं समझ सकता हूं कि राजस्थान के हितों के लिए जो कुछ अच्छा किया जा सकता है, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तैयारी के साथ बैठक में है और राजस्थान के हितों को और कैसे संरक्षित किया जा सकता है उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में, चूंकि हमारे केंद्र के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह साहब मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, तो उनसे यहाँ के विकास के लिए, यहाँ की जनता के हित में जो अच्छा किया जा सकता है। और बांग्लादेश से बड़ी खबर, पूर्व पीएम शेख हसीना को फांसी की सजा सुना दी गई है। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल यानी कि आईसीटी ढाका ने फैसला सुनाया है। तीनों दोषियों को सजाए मौत दी गई। पूर्व गृह मंत्री और आईजी पुलिस को भी मृत्यु दंड की सजा सुना दी गई है। आईसीटी ने सभी को मानवता के खिलाफ अपराध में दोषी ठहराया। हसीना के अपराधों को मानवता के खिलाफ माना गया है। आईसीटी ने कहा कि निहत्थे प्रदर्शनकारियों को मार दिया गया। और अब एक बार फिर से राजधानी यानी कि जयपुर की हम बात करेंगे। विशेष शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के आंदोलन किया गया। आज शहीद स्मारक पर धरना दिया गया। भर्ती में कोई पद नहीं मिलने से युवाओं में काफी निराशा है। लाखों युवा विशेष शिक्षा में रोजगार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तस्वीरें आप लगातार देख लीजिए। भर्ती नहीं आने से युवाओं में काफी गुस्सा है और इसी को लेकर के आज प्रदर्शन भी किया गया। तो तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि युवा अपने दर्द को लेकर के यहां पर एकजुट हुए हैं और जिस तरह से दिन रात एक युवा अपना खून पसीना बहाता है, उसके बाद में ये तस्वीरें होती है तो बेहद निराशा होती है। क्या अब कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नियुक्ति का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जानकारी के मुताबिक अंता में विजय पताका फहराने के बाद अब कांग्रेस का फोकस पूरी तरह से जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर है। जानकारी के मुताबिक राजस्थान के जिला अध्यक्षों की अंतिम सूची भी लगभग तैयार है। राहुल गांधी संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से जिला अध्यक्षों की सूची पर फाइनल मंथन भी कर लिया है, जिसके बाद माना यह जा रहा है कि सूची अगले 1-2 दिनों में कभी भी जारी हो सकती है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति का इंतजार अब जल्द ही खत्म हो सकता है। जी हां, सूत्रों के मुताबिक 50 जिला अध्यक्षों की सूची कभी भी जारी हो सकती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि राहुल गांधी संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के बीच जिलेवार नामों पर चर्चा को लेकर बैठक की गई है। तो वहीं आधा दर्जन जिलों पर कुछ पेच भी फंसे हुए थे, जिन पर भी अब सहमति बन चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ पर्यवेक्षकों के द्वारा जिला अध्यक्षों के लिए राज्य में कैंपेन भी चलाया जा रहा था। अभियान में पारदर्शिता रखने के लिए राहुल गांधी ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की थी, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जानी है। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिरकार जिला अध्यक्षों की नियुक्ति का फॉर्मूला होगा क्या? तो ऐसे में कुछ विश्लेषकों का कहना है कि 3 फॉर्मूलों पर बात बन सकती है। नंबर 1, सबको साथ लेकर चलना, किसी को नाराज नहीं रखना। नंबर 2, हर जिले में जातिगत समीकरण को साधना। नंबर 3, पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर मुहर। नंबर 4, गुजरात मॉडल के तहत 50% युवा, महिला और दलित को साधने की रणनीति। तो वहीं अंदरखाने चर्चा ये भी है कि जिला अध्यक्षों के चयन में किसी भी नेता की सिफारिश को प्राथमिकता नहीं दी गई है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट को ही मुख्य आधार माना है। जिला अध्यक्षों की सूची में 4 से 5 जिलों में महिला जिला अध्यक्ष भी देखने को मिल सकती है। राजस्थान कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति अब महज औपचारिकता भर ही रह गई है। अंता की जीत के बाद हाईकमान की तेवर साफ है। संगठन को संतुलित समीकरण और सख्त पारदर्शिता के साथ रिबूट किया जाएगा। दिल्ली में लगातार चल रही मैराथन बैठकों से संकेत साफ है कि इस बार न तो लॉबी चलेगी न सिफारिशें। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर ही फैसले तय होंगे। अगर घोषित सूची उसी फॉर्मूले पर उतरी जिसमें सबको साथ रखने, जातीय संतुलन साधने और रिपोर्ट कार्ड आधारित चयन की नीति लागू हुई है,
तो ये कांग्रेस संगठन में लंबे समय बाद सबसे संरचित और संदेश देने वाला कदम माना जाएगा और सबसे बड़ा राजनीतिक संकेत गहलोत, डोटासरा, रंधावा और राहुल गांधी की एकमत सहमति ये बताती है कि कांग्रेस अगली लड़ाई संगठन की ताकत से लड़ने की तैयारी में है। अब निगाहें सिर्फ एक ही चीज पर टिकी है, क्या ये नई सूची संगठन को ऊर्जा देगी? यहीं से आगे राजस्थान की कांग्रेस राजनीति की नई पटकथा भी लिखी जाएगी। सच बेधड़क के लिए नुपुर जारोली लोटा की रिपोर्ट। और चलिए बात कोटा की, जहां पर एमबीएस अस्पताल में एक लापता नाबालिग बालिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। बालिका बूंदी जिले की रहने वाली थी और उदयपुर में नाना नानी के साथ में रहती थी। 14 नवंबर को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रविवार शाम एक युवक उसे गंभीर हालत में अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन इलाज के दौरान देर रात उसकी मौत हो गई और युवक मौके से ही फरार हो गया। पुलिस के अनुसार बालिका उदयपुर से कोटा की बस में सफर कर रही थी, तभी उसकी तबीयत बिगड़ी। परिजनों ने जिस युवक पर शक जताया था वही उसे अस्पताल लेकर आया था। फिलहाल कोटा और उदयपुर पुलिस संयुक्त रूप से जांच कर रही है। मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आ पाएगा। नेनुआ में मानवा गुंडा था, अफीम, गांजा, चरस और स्मैक वगैरह पीता था और उसके खिलाफ नेनुआ में बहुत सी वारदातें है। वो थाने में है। उसके खिलाफ मेरी लड़की को वो मैं मेरी लड़की मेरी पत्नी उदयपुर रहते हैं, तो ये वहाँ आकर मेरी बेटी को पहला पुरस्कार दे गया। बढ़ते हैं आगे। बूंदी जिला कलेक्ट्रेट में सोमवार को बजट घोषणा और विभागीय योजनाओं की बड़ी समीक्षा बैठक रखी गई। बैठक की अध्यक्षता संयुक्त सचिव लोकसभा गौरव गोयल ने की। बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग की लंबित परियोजनाओं की बिंदुवार समीक्षा करते हुए उन्होंने बूंदी लाखेरी रोड स्थित खटकड़ में मेज नदी पर प्रस्तावित उच्च स्तरीय पुल के निर्माण में आ रही वन विभाग की बाधाओं को तुरंत दूर करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने केशवराय पाटन केशव मंदिर के जीर्णोद्वार कार्यों को गुणवत्तापूर्वक जल्द ही पूरा करने, मिसिंग लिंक रोड, अटल प्रगति पथ, रामसागर झील और नवलसागर विकास कार्यों की प्रगति भी जानी। साथ ही नैनवा रोड फ्लाईओवर की डीपीआर शीघ्र तैयार करने पर टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए। बैठक में जिला कलेक्टर सहित सभी विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। जयपुर दिल्ली एक्सप्रेसवे पर आज दोपहर एक बड़ा हादसा होते होते टला। पिलर नंबर 11.7 के पास में कार का टायर अचानक से फट गया, जिसके बाद तेज रफ्तार में चल रही कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे जा टकराई। तस्वीरें आप देख लीजिए। कार में सवार एक व्यक्ति घायल हुआ। ड्राइवर ने तुरंत 1033 हेल्पलाइन पर कॉल करके घटना की जानकारी दी, जिसके बाद में एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल को दौसा जिला अस्पताल में एडमिट भी करवाया। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर है। कार में सवार दूसरा व्यक्ति पूरी तरह से सुरक्षित है। हादसे में वाहन का पिछला हिस्सा और रिम दोनों ही क्षतिग्रस्त हुए।